हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप सभी का स्वागत है आस्क हेल्थ गुरु में। मैं एक आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूं और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ऐसी बीमारी के बारे में जिससे सिर्फ इंडिया में ही 1 मिलियन से ज़्यादा औरतें प्रभावित हैं। इसके चलते उनको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई बार इंजेक्शन तक से आराम नहीं होता, इनफर्टिलिटी इशूज़ आते हैं यानी कि माँ बनने का सपना अधूरा रह जाता है, या सर्जरी और ऑपरेशन करा लेने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। ये बहुत ही इमोशनली फिजिकली स्ट्रेसफुल बीमारी है। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, और हम बात करेंगे कि मॉडर्न साइंस में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस होने की कॉमन एज है 30 to 40 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं यूट्रस की। यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना है। सबसे बाहर है सिरोसा, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है वो हर महीना थिक होती जाती है, वहाँ पे ब्लड, म्यूकस ये सब इकट्ठा होता जाता है, और जब पीरियड का टाइम आता है तो वजाइना के रास्ते आपको ब्लीडिंग होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो कि सबसे अंदर की लेयर है, ये यूट्रस के बाहर डेवलप हो जाएगा। बाहर ये कहीं भी डेवलप हो सकता है, ओवरी में, ट्यूब्स में, पेल्विक में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, रेक्टम में, कहीं भी डेवलप हो जाएगा। तो जब हर महीना आपको पीरियड होंगे तो यूट्रस के अंदर का जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो तो वजाइना से ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो टिश्यू है यहाँ भी ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये निकलेगा कहाँ से? निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, और हर महीना ये वहाँ पे जमता जाता है। जब धीरे 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 ये जमता जाएगा तो ये आसपास की दीवारों से, ऑर्गन से वहाँ पे चिपक भी सकता है, तो आपको एडहेशंस भी हो सकते हैं। बहुत ही पेन होता है पेशेंट को इसमें। दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का डिस्क्रिप्शन सुन के अक्सर पेशेंट को लगता है कि ये कैंसर तो नहीं है, तो ये मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये कैंसर नहीं है। अब मैं बात कर लेती हूँ इसके कारणों के बारे में। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखिए, इसका कोई फिक्स ऐसा कोई कारण नहीं है, एग्जैक्टली अननोन है कहें। कुछ थ्योरीज दी हुई हैं जैसे कि रेट्रोग्रेड फ्लो। रेट्रोग्रेड फ्लो मतलब कि ब्लड नीचे ना जाके ब्लड कभी ऊपर गया यूट्रस में और ओवरीज और ट्यूब्स में फैल गया, या फिर कोई सर्जरी हुई और उसके बाद टिश्यू फैल गए और एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, या ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू कहीं पहुंच गए रेक्टम में, ब्लैडर में, और वहां पे ग्रोथ हो गई। तो ये कुछ थ्योरीज हैं। हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में हजारों साल पहले इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है वेग धारण। वेग धारण क्या होता है? आपको मल, मूत्र, खांसी, छींक, डकार कुछ भी आ रहा हो और आप उसे सप्रेस कर लें, आप उसे रोकें, टाइम पे आप फ्रेश होने ना जाएं, टाइम पे आपको छींक आ रही है लेकिन आपने रोक ली, ये एक कारण बताया हुआ है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग लेबर, यानी आपकी डिलीवरी थी और वो बहुत लंबी खींची, ढंग से डिलीवरी नहीं हुई। कई बार लोग हॉस्पिटल ना जाके दाइयों से घर में करवाते हैं, वहाँ भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो ये एक कारण बताया है। या फिर आपका रूटीन ठीक नहीं है, आप टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं हैं, बहुत ठंडा रूखा सूखा खाना खाते हैं जिससे वात बढ़ता है, एक कारण ये बताया है। सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से आप में मोटापा है, एक कारण ये भी बताया है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस में क्या क्या लक्षण मिलेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को पीरियड के टाइम पे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट्स आ सकते हैं, कमर दर्द की शिकायत बताता है, पेनफुल इंटरकोर्स की शिकायत बताता है। अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू ये ब्लैडर की साइड डेवलप हो रहा हो, पेशाब की थैली में, तो डेफिनेटली यूरिन जाने में दिक्कत होगी। अगर इंटेस्टाइन और रेक्टम में डेवलप हो रहा है तो आपको सुबह मोशन के वक्त दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में ये टिश्यू डेवलप हो रहा है तो वो हर महीना ब्लीड करेगा, वो ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है, परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर ओवरी में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी यूजुअली हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, और फॉलिकल्स पे डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो एंडोमेट्रियोसिस कोई कैंसर नहीं है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, लेकिन हाँ, नॉर्मल औरतों के हिसाब से एंडोमेट्रियोसिस वाले जो पेशेंट हैं उनमें कैंसर का खतरा हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
तो ये सब लक्षण लेके जब आप अपनी गायनी पे जाते हैं तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेती है, उससे अंदाज़ा लगाती है। इसके अलावा आपका पेट से नीचे वजाइना से चेकअप होता है, आपको अल्ट्रासाउंड लिखे जाते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड में नहीं आ पाता तो एमआरआई भी सजेस्ट कर सकता है डॉक्टर, या फिर आपको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट की जाती है, क्योंकि अंदर जो अडेशंस हैं, जो दीवारें चिपक गई हैं, वो लेप्रोस्कोपी से ही देखी जा सकती हैं और लेप्रोस्कोपी से ही उन्हें वहाँ पे हटा दिया जाता है। बट ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि टिश्यू वहां पर है तो वो दोबारा से उतना होने का पॉसिबिलिटी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या मेडिसिन देते हैं। तो पेन है तो डेफिनेटली पेन किलर्स दिया जाएगा। कई बार हार्मोनल थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है, आजकल डायनोजेस्ट भी दे रहे हैं, जीएनआरएच के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर डिवाइस भी लगा जाता है मिरेना, जो कि बहुत पॉपुलर है। ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और बिल्कुल कॉपर टी की तरह है, ये भी लगाया जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको देते हैं। अगर चॉकलेट सिस्ट है या कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है तो सर्जरी और लैप्रोस्कोपी तक एडवाइस की जाती है। तो ये तो मैंने बात कर ली मॉडर्न साइंस की, बट क्योंकि ये मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, अगर अंदर वो टिश्यू है तो वो दोबारा से ग्रोथ कर जाता है। बहुत ही पेनफुल है, आपको मेरी बातों से ही पता चल रहा होगा। अब मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की, जो आपको अंदर से हील करेगा, यानी कि टिश्यू की वो जो ग्रोथ है उसको रोकना है। जब वो रुकेगा तो डेफिनेटली आपको एंडोमेट्रियोसिस में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से सबसे पहले तो मैं आपको डाइट बता देती हूँ, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। तो क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में वात दोष का मेनली इंबैलेंस है, कफ दोष भी इन्वॉल्व है, बट वात दोष का मेनली इंबैलेंस है, तो हम जो भी खाना खाएंगे वो इसी हिसाब से होगा। आयुर्वेद में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा आप खाना खाते हैं वही आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको अवॉइड क्या करना है। आपको ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, आपको ये ठंडी आइसक्रीम्स अवॉइड करनी है, सूखा ठंडा बासी खाना अवॉइड करना है, नॉन वेज और चाय और कॉफ़ी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल आपको ये नहीं खाने हैं। इसके अलावा सब्जियों की बात कर लें तो आपको मटर की सब्जी, मूली, शलजम ये नहीं खाना, बैंगन, टमाटर ये सब अवॉइड करना है। फलों में जामुन का फल बहुत वात करता है, उसे भी अवॉइड करें, बहुत खट्टे फलों को भी अवॉइड करें। छोले, राजमा, मटर की दाल इनको भी अवॉइड करें, उड़द की दाल इन्हें भी आप अवॉइड करें। साथ में एक जो मेन बात है, आपको अपने खाने में इन्वॉल्व करना है केसर को, खजूर को, और लाइट फूड लें, जैसे कि खिचड़ी बिल्कुल लाइट फूड, मूंग की दाल की खिचड़ी जो कि आपने गाय के घी से तड़का लगाया हो हींग जीरे का, वो आपके लिए बेस्ट है, इसको आप इन्वॉल्व करें। दूध को डेफिनेटली डेली लें और हल्दी दूध लें। हल्दी दूध पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। रात में बिल्कुल नहीं जागे, रात में जागने से वात बढ़ता है। तो ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, इनको आप फॉलो करिए। साथ में प्राणायाम और अनुलोम विलोम की आप हेल्प लें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में फिजिकली तो डेफिनेटली स्ट्रेस रहता है, बट इमोशनली और मेंटली भी पेशेंट परेशान रहता है। तो जब आप ये करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सिम्टम्स में रिलीफ दिखेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो मेरी यही सलाह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से लें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद में 2 चिकित्सा होती है, एक तो है शोधन चिकित्सा, दूसरी है शमन चिकित्सा। शोधन यानी कि पंचकर्मा थेरेपी, ये हर जगह नहीं हो सकती, पंचकर्मा सेंटर पे ही हो सकती है, और ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है हर पेशेंट को। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 प्रोसीजर बताऊंगी जो आप अपने आप घर पे कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आप पंचकर्मा सेंटर पे जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली वहां जाएं। एंडोमेट्रियोसिस में इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वो 2 प्रोसीजर हैं कि आपको योनि पीचू रखना है। योनि पीचू आपको मेडिकेटेड ऑयल, यानी कि या तो पंचवल्कल ऑयल या फिर गुडुचियादी ऑयल, ये ऑयल में आपको एक कॉटन बॉल को डिप करना है। जब अच्छे से ऑयल को वो सोख ले तो 15 मिनट के करीब नीचे अपने शरीर में, वजाइना में आपको वो रखना है। उसके बाद आप उस कॉटन बॉल को निकाल लें। ये आपको डेली करना है। साथ ही रात में सोते वक्त आपको कैस्टर ऑयल से नीचे पूरा मसाज करनी है, नाभि के निचले हिस्से में, और उसके ऊपर आप हॉट वाटर बॉटल रखें। ये आप डेली फॉलो करें। अब मैं बात कर लेती हूँ मेडिसिन की। तो आपको लेनी है चित्रकादिवटी, 2 गोली आपको ब्रेकफास्ट से पहले और 2 गोली डिनर से पहले। इसके अलावा पुनर्नवा गुग्गुल और कांचनार गुग्गुल को जरूर लें। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करता है। ये कैसे लेना है? ये 2 गोली आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लें, 2 गोली रात में डिनर के बाद लें गुनगुने पानी से। वरुण शिग्रुक्वात को भी शामिल करें। ये आपको जस्ट खाना खाने के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, ये आपको 20 ml के करीब लेना है। ये
सभी कुछ फॉलो करें, साथ में डाइट फॉलो करें, मेरे बताए प्रोसीजर्स फॉलो करें, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बिल्कुल घबराएं नहीं, एंडोमेट्रियोसिस का आयुर्वेद में इलाज है, बट आपको सही दिशा में वो लेना होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।